दोस्तों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम आदिकाल के उसी टेस्ट को कंटिन्यू रखेंगे और हम लोग लगभग 55 या 56 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे, हमें 300 क्वेश्चन लगभग देखना है। तो उन दिन 300 क्वेश्चन को देखने के बाद हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ हमें इतने क्वेश्चन के प्रैक्टिस के बाद हम क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं ये उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा जो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया और वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं। और आप सबों से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको फ़ायदा होते रहे। ओके, तो चलिए सीधा कंटेंट पे चलते हैं, अधिक बातचीत नहीं करते हैं। ये रहा हमारा आदिकाल और हम लोग 55 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। ओके, अब हम 56वां क्वेश्चन करेंगे। और हाँ, ये जो है पिछले वीडियो में हमने गलती से जब कुछ इस तरह की बातें रहे, भला हुआ जो मारिया मारा कंतु, वहाँ हमने जगनिक कह दिया था। और फिर मैंने उसे उसी समय सुधार दिया था। यही लाइन था, इसी वजह मेरे माइंड में ये लाइन चल रहा था, इस वजह से वो मैंने जगनिक कह दिया था। ओके, हाँ, तो 12 बरस लो कुकर जिए अरु 16 लो जिए सियार किसकी पंक्ति है? तो ये वास्तव में ना परमाल दासों से उठाया गया पंक्ति है। ठीक है, तो इसको जो है आलाखंड है और बुंदेलखंड के लोग इसे काफ़ी अच्छे से गाते हैं। 12 बरस ला कुकर जिए अरु 16 ला जिए सियार, बहुत अच्छा से गाते हैं। खैर, हमें तो गाना आता नहीं, लेकिन आप लोग ट्राई कर सकते हैं। यदि गाना आपको भी नहीं आता तब यूट्यूब पे देख सकते हैं, बहुत अच्छा से एक बच्चा इसको पढ़ा है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा जगनिक। और कहाँ से है? परमाल दासों से। और ये आप देखेंगे कि चार्ल्स इलियट ने इसे वो किया था, जो है प्रकाशित करवाया था फर्रुखाबाद के ये जिलाधीश थे। ओके, थोड़ा सा हम किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है? बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो विद्यापति मार के आएंगे। ओके, और ये एग्ज़ाम मतलब आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, नीट जेआरएफ के बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इन दोनों बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो दो एग्ज़ाम्स हैं जनरली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेते हैं। और आप देखेंगे क्वेश्चन कितना रिपीट करता है। जैसे 62 नंबर का ये क्वेश्चन देख लिए, आध्यात्मिक रंग के चश्मे जो है बहुत सस्ते हो गए हैं और इन्हें जिन्हें चढ़ाकर गीत गोविंद को आध्यात्मिक, इसका डिस्कशन मैं पहले वीडियो में कर चुका हूँ। भाग 1 में ये इसका डिस्कशन हो चुका है, आदिकाल के टेस्ट भाग में। ठीक है, तो बस और बता भी दे तो ये विद्यापति के बारे में कहा जा रहा है। ओके, लेकिन क्या कहा जा रहा है? थोड़ा सा 1 मिनट, पेज को मैं इधर लूँ, खैर कोई बात नहीं। विद्यापति के पदों, आपको दिख रहा है ना? एक बार मैं ये चेक कर लूँ। हाँ, दिख रहा है, आपको आराम से दिख रहा है। हाँ, तो विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखने चाहिए। विद्यापति के गोविंद भाव श्याम में नहीं है। ठीक है, विद्यापति के अधिकतम श्रृंगार के ही, ये कह रहे कौन सा कथन का क्या आशय है? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें भक्ति और श्रृंगार के बीच का जो डिस्कशन था उसके लिए ही शुक्ल जी ऐसा स्टेटमेंट दिए थे। ठीक है, तो इसमें भक्ति होता तो ऐसा स्टेटमेंट देते ही नहीं, तो ये श्रृंगार की बातचीत हो रही है, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं, उल्टा थोड़ा चलना है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन से मतलब है। आदिकाल में खड़ी बोली के काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन हैं? तो ये गोरखनाथ नहीं होंगे, खुसरो होंगे। देहाल मिस्की, ऐसे ही इनके जो है आप देखे होंगे कि पहली कितना मस्त लिखते हैं, मुकरियाँ कितना मस्त लिखते हैं, है सखी साजन ना सखी पान, इस तरह से जो लिखते हैं, तो वो बिल्कुल खड़ी बोली टाइप में जो हम लोग अभी बोलते हैं उस तरह, गोरा क्यों अरा पान क्यों सरा, तो इस तरह की बातचीत ये करते हैं, तो कितना खरी बोली टाइप में दिखता है, तो ये अमीर खुसरो हो जाएंगे। ओके, रानी केतकी कहानी के रचनाकार कौन है? रानी केतकी की कहानी, ठीक है, तो इंशाअल्लाह खां, लेकिन आदिकाल में पूछा गया है, इसमें मुझे अजीब लगा। खैर खैर फिर भी इंशाअल्लाह खां ये हो जाएगा। नाथों की कुल संख्या कितनी है? 9 है। और सिद्धों की कुल संख्या कितनी है? सिद्धों की संख्या 84 है। ठीक है, 9 नाथ हम कैसे याद करेंगे मैंने बता रखा है, नागार्जुन। ठीक है, हम तो इसको मल्ल्यार्जुन से याद रखेंगे। हरिश्चंद्र सत्य बोलते थे, सत्यनाथ। जर मतलब मोटा तगड़ा भीमनाथ से याद कर सकते हैं। और गोरख चरपट जलंधर 3 अलग नाम है, तो इसको याद रख सकते हैं। ओके, चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी था? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी था। ओके, और जो है
आप देखेंगे कि पृथ्वीराज रासो किसने पूरा किया था? पृथ्वीराज रासो किसने पूरा किया था? जलहन ने, जो चंद्रवरदाई का पुत्र है। ओके, हाँ आज सही दिख रहा है, हैंड राइटिंग लिखा रहा है, कल थोड़ा दिक्कत हो रही थी। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे डैश के कहने से अभ्रंश या आलोक जो है काव्य भाषा का बोध होता है। ठीक है, अभ्रंश मुख्य रूप से दोहा का प्रयोग होता है। ठीक है, और जो है प्राकृत में जो है गाथा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दोहा में हम जो है अभ्रंश में दोहा ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अभ्रंश से याद है, मतलब दोहा हो जाएगा आंसर। ये शुक्ल जी अपने इतिहास के पहले ही पंक्ति में ऐसे ही शुरुआत करते हैं। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता, तो वैसे दोहा या दोहा कहने से अभ्रंश, इस तरह की बातचीत पहले ही लाइन में करते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हड़प्पा को हिंदी का पहले, तो राहुल संकृत्यायन के बारे में हमने पहले टेस्ट में बता रखा है, तो उतना डिस्कशन इसका नहीं करेंगे हम। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द, आचार्य शुक्ल ने, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये जो है रासो मतलब 10-12 लाइन में तो रासो को ही लेकर के बातचीत किए हैं, तो इसमें रसायन पे बहुत ज़्यादा भार दिए हैं, तो इसको आप देखेंगे। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले कौन है? ठीक है, अप्रामाणिक कौन मानेंगे? हम आपको बताए थे कि बूलर, मुंशी देवी प्रसाद, कबीरराज श्यामल और जो है हीराचंद, इनमें से कौन सा नाम हो सकता है? और दूसरी बात, हम जो है अप्रामाणिक जो है प्रमाणिक मानने वालों में सबसे बड़ा नाम किसका बताया था हमने? ठीक है, ये जो है वो कहते हैं कि ये किताब नहीं है तो जाली है, मतलब इतिहास के दृष्टिकोण से इसे जाली बताया गया है। ओके, इतिहास के दृष्टिकोण से जब इसे जाली बताया गया है, तो ऐसा बताने वाले कौन है? ऐसा बताने वाले जो है रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी। ओके, लेकिन जो है ये देखिए राजस्थान वाले थोड़ा डिप जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा डिप जाने के कारण यही है कि भाई ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम था क्या? ये 1 मिनट, कौन सा एग्ज़ाम था राजस्थान में? देखेंगे, ये कॉलेज लेक्चरर का है। ठीक है, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर का है, तो एक तरह से इसको ये भी कह सकते हैं कि जो है राजस्थान में व्याख्याता भी होता है, कॉलेज लेक्चरर, अलग अलग एग्ज़ाम लेते हैं, और राजस्थान वाले जो है थोड़ा सा डिप जाते हैं। ओके, और हमने जो है पहले टेस्ट में आपको 2 नाम बताया था, एक तो रामचंद्र शुक्ल को याद रखना है, और एक किसको याद रखना है? बूलर को याद रखना है। बूलर, 2 ही नाम हमने कहा था याद रखना है, और जो है बिल्कुल आपको 2 नाम याद रखे होते तो आपका ये आंसर आराम से हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा ए, बूलर। ओके, देखो डॉक्टर दिया हुआ ना, अप्रमाणिक मानने वाले डॉक्टर बूलर हैं। ठीक है, और एक और अप्रमाणिक मानने वाले को आप याद रखेंगे, कौन? रामचंद्र शुक्ल। बस 2 ही नाम याद रखना है, ज़्यादा याद ही मत रखिए। ठीक है, फिल्टर लगा के हमेशा पढ़िए। ठीक है, जैसे ही ज़्यादा आप पढ़ने लगेंगे तो फिर घालमेल हो जाएगा, तो कम पढ़िए लेकिन ठोस पढ़िए। गद्य और पद्य मिश्रित चंपू काव्य, हाँ इसका भी हमने जिक्र कर लिया था रावरवेल में। ठीक है, और जब राजस्थानी का जो है राजस्थानी का पहला उल्लेख यहीं मिलता है रावरवेल में, इसलिए राजस्थान वाले इसको पूछ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके लिखने वाले कौन हैं? अरोड़ा कवि हैं। ठीक है, और जिसकी बात और है, ये शिलांकित है, मतलब पत्थर पे लिखा हुआ है। हाँ, अब इससे अधिक इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए। ये देखिए, ये कॉलेज लेक्चर का ही एग्ज़ाम है 2014 का। ठीक, तो इसमें देखो जो टीजीटी के बच्चे हैं ना, जो टीजीटी के बच्चे हो, वो सिर्फ और सिर्फ राइटर का नाम याद रख लेंगे तो काम हो जाएगा। आपसे सिर्फ ऐसे पूछा जाएगा विशल देव रासो के लिखने वाले कौन हैं? तो देखो इसको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, मैंने बीन न कर दिया था इसको, बीन, तो बीन मतलब यहाँ न से कोई दिख रहा है, नरपति नल्हा दिख रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 1 का 2, 1 का 2 कहीं दिख रहा? ये देखो 1 का 2 दिख गया, इसका और कहीं है भी नहीं ऑप्शन, यही आंसर हो जाएगा, बी नंबर देख रहे हो। और खाली कबारी मान लो कि तुम्हें याद नहीं आ रहा है, लेकिन खाली कबारी जो है ये खुसरो का है। ठीक, खाली कबारी में क्या है? ये जो है ना गद्य में पद्य में लिखा हुआ है पर्यायवाची शब्द खाली कबारी में। ठीक है, पद्य में क्या लिखा हुआ है? पर्यायवाची शब्द। तो तुम्हारा 2 का 4 हो गया, तो देखो 2 का 4 है। ओके, भारतेश्वर बाहुबली रास, ये किसका है? सीधा सीधा शालिभद्र सूरी का है। ओके, और दोहा कोश तो जानते ही हो सब,
हड़प्पा का। ओके, तो ये जो टीजीटी वाले बच्चे हैं इस तरह से याद रखेंगे। ठीक, जो पीजीटी वाले हैं उसको तो भाई पूरा पूरा इस तरह सब याद रहें तब मैच करा पाओगे। हालांकि मैच कराना बहुत आसानी होता है भारी रहता नहीं। एक देखो, एक याद था, मान लो एक याद है आपको तो आराम से हो ही जाएगा। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। बिल्कुल होता है, ठीक है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। तर्क जो है क्या है, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ऑब्वियस सी बात है, तर्क भी सही है। ऐसा शुक्ल जी कहते भी हैं। ठीक, तो आपके डिसएग्री और एग्री रहने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। शुक्ल जी कह दिए तो समझो कह दिए। ओके, तो 69 हमारा ये सही हो गया। और जो टीजीटी वाले बच्चे हैं उसे स्टेटमेंट ही दे के पूछ लिया जाएगा। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य में परिवर्तन होता है, यह कथन किसका है? हाँ, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट आपके पास है। जो टीजीटी और के बच्चे हैं वो स्टेटमेंट से याद रख लें, बाकी पीजीटी वाले तो भाई पूरा क्वेश्चन याद रखें। गोरखनाथ का साधना सिद्धांत का क्या नाम है? ठीक है, तो गोरखनाथ जो है हठ योग साधना करते हैं। ठीक, काल भैरव साधना, मजेदार काम करते हैं ऑप्शन बनाने वाले। हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन, ठीक है, सिद्ध हेम शब्दानुशासन ये व्याकरण का ग्रंथ है। ठीक है, तो मुझे तो राजस्थान अच्छे लगते हैं, राजस्थान के क्वेश्चन पूछने वाले, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा तो अलग पूछते हैं। बाकी दूसरे जगह आप देखेंगे कि घिसा पीटा क्वेश्चन है। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मैंने ये इसको पहले बता रखा है, राम सिंह है, तो उतना याद नहीं रखना है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। तूती है हिंदुस्तान, अपने आप को कौन कहते हैं? ठीक है, ये जो खरी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? खुसरो। खरी बोली के प्रथम कवि खुसरो। खाली अखबारी में क्या है आप बताओ तो, अभी बताए हैं। कल्लू लाल कहाँ से आ गए? लल्लू लाल तो थे, कल्लू लाल कहाँ से आ गए? ऑप्शन बनाने वाले गजब हैं। देसिल बैना सब्जन मिठा। तो ये जो बयान देने वाले हैं विद्यापति जी हैं। रचनाकार का नाम तो आप भी याद करेंगे। देसी बोली जो है ना सबसे मीठी होती है, और वैसे भी मैथिली की बातचीत हो तो भाई अपने आप में मीठी है, गाली भी मीठी लगती है। ओके, हाँ, एक चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे कि जो है पदावली के कारण इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। क्या है? मैथिल, मैथिल कोकिल लिख लो, कोकिल। ओके, ये देखो मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? हाँ, वैसे ही बन गया आंसर सही से। सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? ठीक है, तो ये उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। सारंगधर पद्धति, ये पद्धति किस विधा की रचना है? सुभाषित संग्रह, जाने दो इसको। ठीक है, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी, 7वीं से 11वीं की बातचीत हो रही है। अपभ्रंश की प्रधानता रही, फिर वही पुरानी हिंदी में की परिणति हो गई। जैसे ही ये पुरानी हिंदी आ जाए ना दोस्त, ये पुरानी हिंदी देख पा रहे हो, ये पुरानी हिंदी आ जाए तो समझ लेना जो है, जैसे ही जो है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले, हाँ, कौन है? चंदा शर्मा गुरेली जी। और उतना इम्पोर्टेंट मतलब पूरा स्टेटमेंट याद मत रखो, पुरानी हिंदी मुझे देखते पा रहे होगे ना। चलो ठीक है, अब देखो हम आते हैं फिर से क्वेश्चन की तरफ। तो बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए हम दिख रहे हैं या फिर सब कुछ हो रहा है ना सही से। ये कई बार बचा रखा हूँ, पृथ्वीराज रासम कितने सर्ग हैं? तो 69 सर्ग हैं। और एक चीज़ याद रखना, इसमें जो है 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसलिए इसे छंदों का अजायब घर कहते हैं। इस पृथ्वीराज रासम में तराइन के युद्ध का वर्णन है, ये भी याद रखना। ठीक है, तराइन का युद्ध 1192 और 91 के आसपास की बातचीत है। ठीक है, और इसी युद्ध में जो है इसके रचनाकार जो है, पृथ्वीराज रासम के रचनाकार कौन है बताओ? चंद्रवरदाई, ये भी मर गए थे। ठीक है, ओके। और देखो, डॉक्टर बुलर ने सर्वप्रथम कश्मीर की जैनक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर इसे अप्रमाणिक कहा था। इसके पहले हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस भी कहा। और पृथ्वीराज रासो को जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। ओके, बाकी एक इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं शक सुखी संवाद के रूप में रचित माना। चंद्रधर शर्मा गुरेल ने साहित्य अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा था? अभी हमने बता दिया, पुरानी हिंदी नाम से पुकारा है।
ये थोड़ा सा स्कैन होने में रह गया है, लेकिन आप चलने दीजिए इसको। निम्नलिखित में से कौन सा रचना अपभ्रंश की नहीं है? तो ऐसा क्या कह दिया कि अपभ्रंश की नहीं है? पाहुर दोहरा अपभ्रंश में है, भविष्यत कहा, पौमचरो सब अपभ्रंश में है, लेकिन ये चित्रावली जो है ना, आप कहाँ से यहाँ आ गए सर? आपको तो होना कहाँ चाहिए था, बताओ? हाँ, सूफी काव्य में। हालांकि ये चित्रावली बनाने वाले मज़ेदार तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो देखो ये सूफी कवि द्वारा लिखा जाता है ना, उस्मान चित्रावली लिखते हैं ना। देखो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या है? उत्तरकालीन अवस्था अपभट्ट है। हाँ, जैसे पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश और फिर अपभट्ट, ठीक है। ये हो गया। विशुद्ध चरितावली, जीवन चरित्र के लेखक कौन है? विशुद्ध चरितावली माधव प्रसाद मिश्र जी। ये इसमें लाया गया, आपको ये नहीं समझ आया, ठीक है, मतलब इसमें क्यों लाया गया, मतलब आदिकाल में इसको क्यों लाया गया। खैर, माधव प्रसाद मिश्र जी लिखते हैं। खैर, अब अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? ठीक है, अमीर खुसरो का नाम अबुल हसन, ठीक, अबुल हसन, मियाँ अबुल हसन अपना नाम क्या रख रखे हैं? अमीर खुसरो। मज़ेदार आदमी है, मतलब इनको पढ़िए और मज़ा लीजिए, मज़ा ही मज़ा है। जब सबसे मज़ा तो जो है मुकरिया में है, हे सखी साजन ना सखी पान। हिंदी के किस कवि को राजशेखर की उपाधि दिया गया है? तो राजशेखर किसको कहते हैं हम? विद्यापति जी को कहते हैं। और विद्यापति को जो है किसने जातीय कवि कहा? बच्चन सिंह ने इसे जातीय कवि कहा। ये किस कीर्ति सिंह और शिव सिंह के राज दरबारी थे, ठीक है। उसके बाद इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है? हरप्रसाद सादरी ने है पंच देवो उपासक स्वीकार किया, कोई बात नहीं। हाँ, ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है। नागिन की लहर, इनके रचना, इनके कविताओं को या श्रृंगार रस की कविताओं को कौन कहते हैं? नागिन की लहर, निराला, निराला, ठीक है। नागिन की लहर कौन कहते हैं? निराला। और बच्चन सिंह क्या कहते हैं? बच्चन सिंह कहते हैं जातीय कवि। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गया। पंचदेवो उपासक इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाक कवि कहा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो खेलन कवि याद रख सकते हैं। बिहार में कई लोग अपना नाम खेलन रखते हैं, इवन हमारे टीचर का भी नाम खेलन सर था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ओके। रानी केतकी की कहानी, ये बार बार क्यों आ रहा है जी? हाँ, इंशाअल्लाह खां, ये बता दिए हैं आपको। कृति लता के रचनाकार कौन है? ये भी बता दिए हैं। कृति लता रहे, कृति पताका रहे, कृति लता, लता रहे या पताका रहे, दोनों कौन लिखे हैं? हाँ, विद्यापति लिखे हैं, ओके ओके। अपनी पहेलियाँ और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? देखो टीजीटी वाले से इतना आसान पूछ लिया जाता है भाई, अमीर खुसरो। हालांकि हिंदी के कई प्रश्न पीजीटी वालों के लिए भी आसान रहते हैं, ठीक है। इवन असिस्टेंट प्रोफेसर में कहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे? हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन आसान रह जाते हैं। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा, क्या उपेक्षित रहा? तो अभी हम टेस्ट 1 में हमने देखा था कि राष्ट्रीय भावना कम था वहाँ, बाकी आश्रयदाता की प्रशंसा है, धार्मिक चेतना है, सामाजिक चेतना सब है, लेकिन जो है इसकी उपेक्षा की गई है। आदिकाल के काव्यों में प्रधानता है प्राकृत, पाली, डिंगल पिंगल और खरी बोली, ठीक है। तो ये जो है प्राकृत, पाली, डिंगल पिंगल मिश्रित, इसमें जो है ना, जो आप देखोगे किसकी बातचीत कर रहे हैं? पृथ्वीराज रासो की, ठीक है। पृथ्वीराज रासो की बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हम रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो इसमें डिंगल पिंगल की जो है प्रधानता है, ठीक है। या तो सीधा अपभ्रंश लिखता, तब तो हम लोग कहीं नहीं जाते, लेकिन यहाँ डिंगल पिंगल किया है तो हम लोग डिंगल पिंगल की तरफ चलेंगे। पुस्तक जल्लन हथ दे चले गज्जन निर्भकाज, ठीक है। तो ये चंद्रवरदाई जो है अपने बेटा से बोलते हैं, जल्लन से कहते हैं, ठीक है। तो ये बातचीत आप समझ रहे हैं, क्योंकि जो है जब कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो और इस पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई दोनों एक साथ पैदा हुए
और दोनों एक साथ मरे भी। ठीक है, दोनों युद्ध के मैदान में थे तब जाके मरे, और जब मरने लगे तो अपने बेटा को बुला करते कि चलो इस किताब को तुम पूरा कर देना। ठीक है, तो ये आप देख लिए कि चंद्रबरदाई बोलते हैं अपने बेटा जलहंस से। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा, सुनिए ये देखिए एनबीएस पीजीटी का है, नवोदय विद्यालय समिति जो पीजीटी का एग्जाम लिया है उसमें से कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो है भारतेश्वर बाहुबलीराज शालिभद्र सूरी का है। ठीक है, उसके बाद जो है रेवती गिरिराज जो है विजय सेन सूरी का है, और उसके बाद जो है स्थूलीभद्र सूरी जो है किसका है बताओ, जिनदत्त का नहीं, जिनधर्म सूरी का है। ठीक है, और चंद्रबाला रास जो है आशु कवि का है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका। और जिनदत्त सूरी का क्या है फिर, उपदेश रसायन। ये स्थूलीभद्र सूरी जिनधर्म सूरी है। ठीक है, उपदेश रसायन जिनदत्त सूरी है, ये दो याद रख सकते हैं आप। रणबल छंद जब रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास के आदिकाल या वीर गाथा काल के सबसे अंतिम में एक तो फुटकल कवि का जिक्र करते हैं, उससे पहले की बातचीत करते हैं, तो ये जो है रणमल छंद का जिक्र आता है श्रीधर। मैंने तो पहले टेस्ट में आपने देखा था कि श्रीधर सबसे अंत में आते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, रणमल छंद के रचयिता श्रीधर हैं। ठीक, भट्ट केदार ने जयतंत्र प्रकाश लिखा, और मधुकर कवि ने जयमंग जस चंद्रिका। ये दोनों प्रश्न बन सकते हैं। भट्ट केदार क्या लिख रहे हैं, भट्ट केदार क्या लिख रहे हैं, जयमंग जस चंद्रिका। एक मिनट, जो है जयचंद प्रकाश लिख रहे हैं। भट्ट केदार क्या लिख रहे हैं, एक मिनट यार, जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश कौन लिख रहे हैं, भट्ट केदार। कन्फ्यूजन रहेगा, भट्ट केदार कौन लिख रहे हैं, जयचंद भट्ट केदार जो है लिख रहे हैं, क्या आ गया, भट्ट केदार लिख रहे हैं जयचंद प्रकाश, और मधुकर कवि लिख रहे हैं जयमयंक जस चंद्रिका। जयमयंक, तो चंद्रिका, मधु जो है चंद्रिका लिख रही है, ऐसे याद कर सकते हैं। केदार जो है प्रकाश लिख रहा है। ठीक, कुछ तो याद रखना, मधु और चंद्रिका, हाँ लड़की का नाम हो जा रहा है तो उसे याद रख सकते हैं। कन्फ्यूजन कई जगह रहेगा आपको। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता का क्या नाम है, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता का क्या नाम है बताओ भाई। हाँ, सोमेश्वर। ठीक है, नवोदय वाले अच्छा काम कर रहे हैं। सोमेश्वर थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं। प्राकृत भाष हिंदी से आस्य है, प्राकृत भाष हिंदी से आस्य क्या है बताओ। हाँ, प्राकृत भाष हिंदी का मतलब वही अपभ्रंश, क्योंकि आप देखे हैं पाली के बाद प्राकृत और उसके बाद अपभ्रंश आता है, तो प्राकृत भाष हिंदी, ये खड़ी बोली का विकास यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक, गोरा बादल की कथा झटमल द्वारा लिखा जाता है। ओके, बीसल देव राष्ट्रों के रचनाकार, हमने 9 बीन बताया था इसके बारे में, ना बीन। ठीक है, नरपति नल्ला जी हो जाएंगे। ओके, उसके बाद जो है रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकवि जो है चंद्रबरदाई को कहा। टीजीटी वाले ध्यान देना, इतना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप नहीं निकालोगे तो पीट दे जाओगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है। देखो, पदावली के कारण उनसे मैथिल कोकिल कहा जा रहा है। अच्छा, जयमंक जस चंद्रिका, अब ये तुम पढ़े हो, कौन, मधुकर कवि। चंद्रिका है तो मधु है ना जी, मधु और चंद्रिका की लड़की का नाम है ना, इससे मिलाओ तो यही आंसर हो जाएगा। कृति पता और कृति लता का इनके बारे में बता ही चुके हैं हम, तो कैसे भी करके याद रखो। खुमान दासो, इसको मैंने खुद से याद किया था, खुद। हाँ, दलपति विजय, तो आप लोग भी ऐसे ही याद रखो, और क्या करोगे। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है भाई। हाँ, सिद्धों में सबसे पुराने सरप्पा हैं। ठीक है, सरप्पा को प्रथम कवि कौन मानते हैं, जल्दी बताओ तो कमेंट में। नाथों की संख्या कितनी है, कितने हैं, 9 नाथ। 9 नाथ कैसे याद करेंगे, हमने बता रखा है कि नहीं। नागार्जुन तो मलयार्जुन। ठीक है, सत्य याद करोगे तो हरिश्चंद्र याद हो जाएगा, जर याद करोगे तो भीम याद हो जाएगा, और बाकी गोरख चरपट और जालंधर तुम्हें याद करना ही है, याद करना है। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन, ये वाला सेक्शन कर लिया, किया नहीं किया ना। हाँ, विद्यापति किसके आश्रित थे भाई, राजा शिव सिंह के थे। ठीक, अरे एक मिनट, ये देखो भाई, ये तो गड़बड़ हो गया। किसके आश्रित कवि थे, शिव सिंह और कृति सिंह, दोनों आंसर दे दिया है। ठीक है, तो
ये चलेगा, गड़बड़ हो गया, ठीक है। लेकिन जो है पहले ये शिव सिंह के से थे, तो थोड़ा आपको याद रखना होगा, ठीक। तो राजा शिव सिंह के यहाँ थे, बाद में कीर्ति सिंह के यहाँ भी गए थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, ठीक है। तो इसको दोनों याद रखो तुम, कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है, नहीं डिस्कस करूंगा भाई, बहुत बार पूछ लिया ये, चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे, ये देखो, संयुक्ता के प्रति, इन्हीं का हरण कर लिए थे ना। हाँ चलो भाई, हरण करके शादी करते हैं। नाथ संप्रदाय में, तो संयुक्ता को भूलना नहीं है, ठीक है, भूल जाओगे तो क्वेश्चन भूल जाओगे। हाँ, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है, हठ योग का क्या है, ह का अर्थ सूर्य है और ठ का अर्थ चंद्र है, मतलब सूर्य और चंद्र, मतलब ठंडा और गर्म, ठीक है। जब अनुलोम विलोम करते हो, यहाँ भी सूर्य और चंद्र, मतलब एक तरफ से ठंडा और एक तरफ से गर्म निकलता है। हठ योग का कहीं ना कहीं इससे संबंधित है। हठ पूर्वक योग, अडी की योग, कठिन साधना, ये सब मजाक है, ठीक। डी हो जाएगा आंसर। ये जो है शुक्ल जी अपनी किताब में वर्णन करते हैं अच्छे से, भले जो है सिद्धों और नाथों को बड़ी धुतकारते हैं, बट एक्सप्लेन अच्छे से करते हैं। निम्नलिखित में किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है, बताओ। सबरप्पा, सरहप्पा, कुकर, ये जिसमें पा लग गया, ठीक है, जिसमें पा लग गया वो समझ जाओ सिद्ध साहित्य से है, ठीक है। गोपी चंद कहाँ से आ गया भाई, ठीक है, तो गोपी चंद आंसर हो जाएगा। रावणवेद किस तरह की रचना है, तो रावणवेद अभी बताया था कि चंपू काव्य है, ठीक है। कौन लिखा है बताओ तो, रोड़ा कवि, ठीक है, शिलांकित है, हाँ। और इसमें राजस्थानी का प्रथम बार उल्लेख मिलता है, ये भी बताए थे तुम्हें, इसको याद रख लेना। 107, 108, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं, ठीक है। शालिभद्र सूरी लगभग 11वीं शताब्दी के हैं, ठीक है। तो इसको गणपति चंद्रगुप्त जी मानते हैं, और इसके किताब का नाम क्या है, गणपति चंद्रगुप्त, ठीक है। तो ये हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास, ठीक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कौन लिखते हैं, गणपति चंद्रगुप्त। कब लिखते हैं बताओ, 1965 ईस्वी में, ठीक है, भूलना नहीं है सब। हाँ, ये शालिभद्र सूरी को मानते हैं प्रथम कवि। डॉक्टर ये तो हो गया, चलो ठीक है। प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। उन दिनों गाथा देखो, इतना सीरियस होकर मैं पढ़ रहा था, क्या स्टेटमेंट है, लेकिन शुक्ल जी का पहला लाइन फिर से दे दिए हैं। हाँ, तो नहीं जी, कुछ गड़बड़ है क्या। प्रकृति की अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव हुआ है, ये बात ठीक है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद। तो वही मैंने तो कहा कि दोहा और जो है दोहा और गाथा को मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है ही है, ठीक है। और ये रामचंद्र शुक्ल ऐसे ही स्टेटमेंट जो है शुरू करते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। हिमाचल प्रदेश पीजीटी में, अभी देखो हिमाचल में पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग यदि बढ़ना चाहो तो पढ़ लो। हालांकि जो है बिहार में इतना सीट है, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े, भगवान से ऐसे ही मनाते हैं। और दूसरी बात ये है कि बाय द वे यहाँ अभी इस बार चुकते हैं, वैसे मैं तो कहूँगा चुकना मत, ठीक है। तो अगस्त में भी फॉर्म आने वाला है, इसको आप देखोगे, ठीक है। लेकिन इस बार निकाल लोगे तो भाई जीवन तर जाएगा, वरना फंसे रहोगे, समझ रहे हो ना। 7,000 के आसपास सीट आएगा, यहाँ 1.5 लाख सीट है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है, बताओ। बताओ दो भाई, विद्यापति, खुसरो, हेमचंद की कब से जिक्र हो रहा है, ये गदाधर बात कहाँ से आ गए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है, रासो ग्रंथकार नहीं है। देखो जो है विद्याधर, श्रीधर, भटकेदार और जगनिक, ठीक है। तो ये देखो इसका आंसर गलत दे रखा है,
विद्याधर, अच्छा ये जो है ए लिखने की जगह डी लिख दिया, ठीक है, विद्याधर। ओके, तो बाकी तो आप जानते ही हो सबके बारे में, बता ही रखा है। जो है श्रीधर रनमल छंद लिखते हैं, ठीक है, परमाल रासो ये लिखते हैं। भट्ट केदार के बारे में अभी मैंने जयमयांक जस चंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश के बारे में बात किया था। ये हो गई बातचीत। भला हुआ जो मारिया बहनियाँ मार गई, तो ये किसका है? ये हेमचंद का है, ठीक है। बच्चे हल्ला कर रहे हैं बाहर में, पटाखे जला रहे हैं, उसकी दिवाली अभी भी जारी है। ऐसे ही सबकी दिवाली, आप लोग की दिवाली आने वाली है, अभी आई नहीं है। जब सिलेक्शन लोगे तब दिवाली आएगी। ओके, हाँ। चंद्रवत दाई को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानते हैं? ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकवि, ये याद रखना। तो ये शुक्ल जी कहते हैं, जाले भी कहते हैं, लेकिन जाली इनका कहने के पीछे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जाली है। भाई कविता लिखे जा रहे तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसीलिए प्रथम महाकवि कहते हैं। प्रथम महाकाव्य कहा किसको आ जाता है? पृथ्वीराज रासो का। पृथ्वीराज रासो के हिंदी का प्रथम, देखिए भाई, जब महाकवि उसको कहोगे तो किसी और को कहोगे थोड़ी। तो ये इसका भी आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ओके, राहुल शंकरितायन के अनुसार चार्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले प्रथम बौद्ध सिद्ध कौन थे? तो भाई प्रथम जैसे लिख दिया वैसे ही समझ जाना, सरहप्पा की बातचीत हो रही है। मोरा जुबना न बेलरा भयो है गुलाल, कस कर देने कस मोरी सुनी सेज डरा बन लागे बिरह अगन मोह डस डस जाए। गाना वाना सुना करो, ये गाया गया है, हम तो गा नहीं पाते हैं ना। हाँ, कोशिश कर लेते हैं, गा नहीं पाते हैं। आप लोग गाओ और मुझे भी सुनाओ, ठीक है, और सिलेक्शन लेके आओ तब सुनाओ, सुनने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये भी गाया गया है। सुनी सेज डरावन लागे बिरह अगिन मोहि डस डस जाए, ठीक है। तो ये खुसरो की पंक्ति है। ओके, देखो, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन कितना बार डिस्कशन करूंगा यार, ये व्याकरण के शब्दानुशासन, ठीक है। और इसको इनको पाणिनि भी कहा जाता है क्या, बताओ। अब आओ, रचना कर्म के अनुसार कवियों का जो है बताओ। देखो, सरहप्पा जहाँ दिख जाए वहाँ समझ लेना सबसे पहले वो आएगा, या तो ये आएंगे या ये आएंगे आंसर में। उसके बाद देखो कौन कौन है, पुष्य हैं, अब्दुल रहमान है और लिप्पा है। दो, ये अब्दुल रहमान जो है ये एक तरह से सूफी साहित्य के पास पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये सबसे अंत में आएंगे, तो जहाँ ये होंगे यहाँ सबसे अंत में है और सरहप्पा यहाँ सबसे पहले हैं। देखो, हमें ज़्यादा देखो लॉजिकल, हमेशा लॉजिकल रहो, ठीक है। तो लॉजिकल रहोगे तो क्वेश्चन सही होगा। लॉजिक, हाँ, डरना नहीं है, क्रम याद करना पड़ा ये वो, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है यार, लॉजिकल रहो, मज़े में हो जाएगा, ठीक है। सरहप्पा हो गया, लिप्पा, ये सब याद नहीं रखना। अब्दुल रहमान, यहाँ लॉजिक लगा दिए बस। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? वर्ज्यान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, ठीक है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला। सिद्ध साहित्य को सुसाहित्य के अंदर नहीं आ सकते। ये भाई शुक्ल जी इतने मिजाजी आदमी थे सिद्धों को लेकर के लिए, कि सिद्धों को स्पेशली जो है कि ये कहने के लिए कि भाई सिद्ध जो मतलब जो है कवि नहीं है, इनकी कविता के श्रेणी में नहीं आती, उसके लिए सेकंड एडिशन निकाले थे, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी का अपना इतिहास पढ़ेंगे तो दूसरा वक्तव्य में आप पढ़ेंगे, दूसरी भूमिका में, उसमें ये चीज़ लिखे हैं कि मैं दूसरा संस्करण क्यों लिख रहा हूँ, तो उसमें इसका भी जिक्र करते थे। ये स्टेटमेंट तो वो कहते ही हैं, ये स्टेटमेंट वो जो है क्या कहते हैं, कथन सही है। तो ये और ए और सी तो कहते ही कहते हैं, ठीक है। सिद्ध की वानियाँ सांकेतिक नहीं है, वक्त सांकेतिक है भाई, तो ए और सी। ये ऐसा क्यों लग रहा है, जब हम लोग नेट दिए थे उस समय का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग लकीली फर्स्ट चांस में ही जेआरएफ हो गए थे। हम 3 जो है क्लासमेट एक साथ पढ़ रहे थे, हाँ, और तीनों क्लासमेट एक साथ जो है जेआरएफ हो गए थे। ओके, फर्स्ट चांस ऑल आर जेआरएफ। तो वही है कि भाई दम के पढ़िए, काहे नहीं एग्जाम निकलेगा, नहीं एग्जाम तो निकलेगा। ओके,
पंडित सल, ये देखो पहले हम इसका जिक्र कर चुके हैं, ठीक है। ये कौन लिखते हैं, सरहप्पा, मैच करना है। 12 बरस ला कुकर जिए, ये भी हम आपको बता दिए हैं कि हेमचंद लिखते हैं, ठीक है। बर कौशल तू राधा किनल कन्हाई लोचन, है ना, जब बैठ जेथे ना तो हमरा लगे छे विद्यापति। कौन कौन मिथिला से हो बता दो यार। ये जो है हो जाएगा विद्यापति। और जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, ये जो लिखने वाले हैं उनके जस्ट हम मेरा भी का लोकेशन उनसे सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर है। मेरा भी लोकेशन आप देखोगे रैदास और की जन्मस्थली, और मेरा लोकेशन मैक्सिमम 500, ठीक है। BHU के वो एक जो गेट पे वो रहते हैं और दूसरे गेट पे हम रहते हैं, ठीक है। हम एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा मैं। तो ये जाति ओछा पाती होता ओछा जन्म हमारा, ये रैदास का है, ठीक है। तो डी का 4 आप कहीं खोजो, डी का 4 आंसर, डी का 5 है ना, ये तो 5 है ना, तो डी का 5 देखो पहला में है। बाकी एक का दो सारे बता रखा है ना, एक का 2, उसके बाद 12 बरस ले कुकर जी मैंने बता रखा, ठीक है। 1 मिनट, 12 बरस ले कुकर जी है, ले 14 ले जी CR, ये किसका है बताओ। ये सॉरी मैं हेमचंद का बोल दिया ना, ये हेमचंद तो वो कहते हैं भला हुआ जो मारिया मेरा कौन, तो ये सॉरी ये गलत हो गया ना, ये है 12 बरस ये जगनी का है ना, सॉरी। हाँ, जोश जोश में कुछ भी गलत भी हो जाता है। हाँ, तो खैर हमें आंसर सही निकालना है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक। तो देखो सही हो गया, ओके। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया क्या। हाँ, सरहप्पा, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान और हेमचंद, ये आंसर क्यों गलत दिया हुआ है, क्योंकि अब्दुल रहमान ये जो है ये 14वीं शताब्दी का है, ठीक है। तो ये तो हमारा यहाँ पहुँचना चाहिए, तो इस ऑप्शन को हम नहीं मान रहे हैं, ठीक है, इसको जाने दो, ठीक। क्योंकि आपने देख लिया है कि वो 14वीं शताब्दी, सरहप्पा तो पहले आएंगे और अब्दुल रहमान बाद में आएंगे, ठीक। यंदरी का लड़बड़ा जिह्वा का फुहरा, काच की जति मुख की सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चे साधक वही है जो संयमी हो, इंद्रिय करने वाला हो, कूट भाषा बोलने वाला हो और महासुखवादी हो। देखो इसमें जो है हमको लगता है मल्टीपल ऑप्शन दिया होगा, देखो दिया है ना। तो इसमें देखते हैं एक बार फिर से ऑप्शन। जैसे ही गोरखनाथ की बातचीत हो रही है तो हठ योग की बातचीत होगी, हठ योग, ठीक है। और हठ योग में जब आओगे तो महासुखवाद की बातचीत होगी ही होगी, तो ये तो होगा, ठीक है। और ऑप्शन में 1 मिनट, सही उत्तर चुनिए, ठीक है। 1 मिनट, इसके अनुसार बोलना है, पहली बात तो ये है, ठीक है। यंदरी थोड़ा मिटा देता हूँ, बहुत ज़्यादा घास पिट गया, 1 मिनट ऐसे लूँ, मिट जा भाई, मिट जा, सब मिट जा, सब मिट गया, ओके। हाँ, पेन चूज करो, थोड़ा कलर बदलता हूँ, कलर बदल लूँ तो ले लूँ ये कलर, लड़कियों के फेवरेट, मैं क्या सेलेक्ट कर लिया, चलो अच्छा लग रहा है जो भी सेलेक्ट किया। यंदरी का लड़बड़ा, यंदरी का लड़बड़ा, जिह्वा का फुहरा, काच की जति मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमों का थी, उत्तम कहने वाला, ठीक है। तो कूट भाषा कहने वाला ये नहीं होगा ना, कूट भाषा कहने वाला नहीं होगा, अरे ये मैं कुछ गलत सेलेक्ट कर लिया हूँ क्या, अच्छा क्या लेना है, चलो तीसरा नहीं होगा, क्या मैं इससे एलिमिनेट कर सकता हूँ सब, कई बार ना। हाँ देखो तीसरा यहाँ लगा हुआ है, ये तो नहीं होगा, एक बात पता चल गया। अब देखो इंद्रिय दमन करने वाला हो, ठीक है, योग करेंगे तो योग में क्या करेंगे, इंद्रियों का दमन करेंगे, तो दूसरा होगा, ठीक है। और जैसे ही आप इंद्रियों का दमन करेंगे तो संयमी भी होंगे, हाँ। लेकिन यदि ये सिद्धों की बातचीत हो रही होती ना, हाँ, ये तो नाथों की बातचीत हो रही है, यदि सिद्धों की बातचीत होगी तो यहाँ
जो है महासुखवाद सही होता, लेकिन हम नाथों की बातचीत कर रहे हैं तो उसमें संयमी और इंद्रिय दमन करने वाला होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से पहला और दूसरा सही हो रहा है ना, पहला और दूसरा, देखो पहला और दूसरा, ये 2018। और मेरे दृष्टि में 2018 का जो पेपर था ना, वो मतलब जब मैं दिया था उस समय तक सबसे भारी पेपर था 2018 का नेट जेआरएफ का, क्योंकि मैं 2020 में दिया हूँ, तो उसी समय जेआरएफ हुआ हूँ। ठीक है, ओके। अब देखो, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूति, और हम जो है 125 पे ख़त्म कर लेंगे आज का सेशन। ठीक है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन के स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं में से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते, जैसे ही बातचीत हो गई ये पी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो नय कुमार चरु कहाँ गया, जसर चरु है। ठीक, ये ए बी सी, मतलब सी कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, या तो ए बी सी होगा और बी सी होगा। ठीक है, तो अब देखो, नय कुमार चरु और जसर चरु दोनों दिख रहा है, एक ही दिख रहा है यार। उत्तर पुराण योग सारी ये सब तो नहीं दिख रहा, क्या बना लिया है, मजा मार लिया है। ठीक है, तो जसर चरु नय कुमार चरु आपको याद रख लेना है, और एक 63 जो है उनका, ये तो याद रखना है, जिसमें 63 लोगों के बारे में है। तो यहीं ख़त्म करते हैं सेशन, बाद में करेंगे। ओके।